प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मैं इस वार्ड नंबर 15 से आज़ाद उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरा नाम एहतशाम बेकरी वाला है। मैं वार्ड नंबर 15 की मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ बहनों से गुजारिश चाहता हूँ कि मेरा निशान है नारियल। नारियल जो है वो मेरी निशानी है और बटन नंबर जो है 4 है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो है वार्ड नंबर 15 से नारियल निशानी का बटन दबाना है, जो 4 नंबर बटन है। शायर कहता है ना कि रोशनी है मेरे अंदर, ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। मैं जब इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए निकला हूं तो यकीन मानो इतनी दुश्वारी, इतनी तकलीफ़ और मुनाफिकीन इतनी शिद्दत से ये चाहते थे कि मैं इस वार्ड से उम्मीदवारी ना करूं, क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 15 साल 20-20 साल राज करने वालों ने इस वार्ड को क्या दिया। ये वार्ड इस तरीके से खस्ता हाली का शिकार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर रोड नहीं है, गटरें नहीं है, यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें नहीं है, यहाँ कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है कि आला लवाजमात उसके अंदर है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 सालों से मालेगांव शहर के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने वार्ड के अंदर ही काम नहीं किया, मैंने पूरे शहर लेवल पर काम किया और मैंने यही कोशिश की कि किस तरीके से शहर के अंदर जो है शहर डेवलप हो। मेरा मकसद ही यही है कि किस तरीके से शहर तब्दील हो। तो वार्ड नंबर 15 से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। आज हमारे जो मुंबई से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़रिए मैंने फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन किसी क्यूरी की वजह से वो रिजेक्ट हो गया और मैं आज़ाद जो है उम्मीदवार हुआ। लेकिन मेरे साथ पूरी मुस्लिम लीग जो है वो मेरे साथ और मालेगांव शहर के हर वार्ड के लोग मेरे साथ खड़े हैं। बज़ाहिर जो पार्टियों के जो अपोजिट लोग ये चाहते नहीं थे कि इनके मुकाबिल बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाला उम्मीदवार कारपोरेशन में आए, क्योंकि जितने भी उम्मीदवारों ने पूरे वार्ड के जितने भी उम्मीदवारों का मुहासबा करेंगे आप पूरे मालेगांव शहर का, हर पार्टियों ने ठेकेदारों को टिकट दिया है। यहां तक के हकदार और मुखलिस इंसान एक टिकट के लिए तरस रहा है। ये लोगों ने एक एक घर की 8-8 सीटें दी। इससे साफ वाजे होता है कि ये लुटेरे हैं। इन्होंने दूसरों के नाम पर, मेरे पास सारे प्रूफ से मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इन्होंने ठेकेदारी के नाम के ऊपर आवाम को उजागर कर रहा हूं कि अपनी वोट को ना बेचे और इस बात पे गौर करे। इन्होंने दूसरों के नाम पे ठेकेदारी का लाइसेंस बनाया और ये पीछे से ठेकेदारी करते हैं और यही कारपोरेशन के अंदर जाके कमिश्नर को परसेंटेज देके ठेका लाते और ये आवाम के जो है पैसा खा के इस्तेसाल कर रहे हैं। अभी ये देखिए, अभी MIM के जो लोगों ने टिकट दिया, एक वो जो मालूम पड़ेगा एक ही घर के 8 लोगों को टिकट दिया गया, उसमें 2 जगह से उम्मीदवारी कर रहे, जिसने उनको जो है शहर के अंदर उम्मीदवार जिनको आमदार बनाए, हमने कोशिश की, उन्होंने किसको टिकट दिया। आप उठाकर देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 15 के अंदर क्या हुआ और उन्होंने 2-2 लोगों को उम्मीदवारी दी। यानी मुखलिस इंसान को उन्होंने ये कहा कि हम मुखलिस लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम पैसे वालों को टिकट देंगे, हम घराने वालों को टिकट देंगे, हम शहर के अंदर तब्दील करने वालों को टिकट नहीं देंगे। ये जितनी भी पार्टियां है इनकी पॉलिसी यही है। तो मैं आपके प्रेस के लोगों से ये गुजारिश चाहूंगा कि आप इस पर रिसर्चिंग करें और उनसे सवाल करें बार बार कि आप लोगों ने तो ठेकेदारों को टिकट दिया तो मालेगांव शहर कैसे तब्दील होगा। तो मैं वार्ड नंबर 15 के जो भी मेरे वोटर्स हैं, मैं बहुत मुज़्ज़माना गुजारिश कर रहा हूं। मैंने 10 साल इसमें मेहनत की। मेरा मकसद ये था कि सियासत में नहीं आऊं, लेकिन मैंने ये देखा कि कारपोरेशन के अंदर जो है लुटेरे बैठे हुए हैं। मेरी मजबूरी की वजह से मुझे सियासत में आना पड़ा। मैं जब वहां पर जाता तो मुझे मालूम पड़ता कि ये परसेंटेज पे जो है ये बजट बेचा जाता। मैंने अभी 1 करोड़ रुपए का बजट लाया, कमिश्नर से मैंने लड़ाई झगड़ा करा, मैंने कौम के लिए लड़ा, कई बार जलील हुआ, उसके बाद ये बजट लाया। मैंने 1 रुपया भी परसेंटेज नहीं दिया। मैंने उनको बोला कि नहीं, हम टैक्स भरते। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ का बजट लाने वाला जो अगर शहर में आप ढूंढेंगे, कोई ऐसा एक इंसान भी बता दो जो कारपोरेटर नहीं होते हुए 1 करोड़ का बजट लाया, उसी का नाम एहतशाम बेकरी वाला है। आज एक स्कूल की बात मत करो, पूरे मालेगांव शहर की स्कूलों पर एजुकेशन में लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो एहतशाम बेकरी वाला है। जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट शहर में मिला तो मजबूरी में आमदार को असेंबली में आवाज उठाना पड़ा।
हमने पेपर वर्क किया, जब इसका इनाम हमारे सर जाता है तो आमदार साहब ने वहां आवाज उठाई। ये सच्चाई है। कोई हॉस्पिटल, आप हारून अंसारी हॉस्पिटल की विजिट देखो, मैंने उनसे मीटिंग की, उनके लिए लड़ने वाला अगर कोई है तो एहतशाम बेकरी वाला है। आप ये देखिए कि हर लड़ाई में एनआरसी आया उसके लिए करे, कोरोना आया हमने अजीज जाने खोई है, उनके दुख दर्दों के लिए लड़ने के लिए एहतशाम बेकरी वाला। सुइल में कोई भी अगर गादी लवाजमात की जरूरत पड़ती तो तकसीम करने वाला, बहुत सारे हमने काम किए। हमने जो एजुकेशन लाइन से काम किया, हमने आर्मी अग्निवीर की ट्रेनिंग भी ली कि हमारे बच्चे जो आज लूम चलाते हैं, मजदूर का बच्चा मजदूरी क्यों बन रहा, हमने ये बताया कि आपका बच्चा मजदूर है नहीं, हम उनको आले एजुकेशन देके आगे भेजेंगे। हमने अग्निवीर ट्रेनिंग की। हम ये चाहते कि जिस तरह मेरे घर से एमबीबीएस, डीएनबी, टीचर्स, डॉक्टर्स मेरे घर से निकले, हमने ये सोचा कि हर घर से ये लोग जाना चाहिए। हमने ये अज़ाइम लेकर हम इस वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे। आपका हक बनता है कि आप एहतशाम बेकरी वालों का साथ दो। ये एक छोटी सी किरण है, इंशाल्लाह ये एक वार्ड पूरे मालेगांव शहर के लिए एक मिसाल बनेगा। और ये साबित करके दिखाइए आप कि ये इंसान को हमने जिताया, कि हमने अकलमंदी वाली, हमने पैसा नहीं लिया। ये भी बोले पैसा कोई अगर आपके पास लेकर आता है तो बोलो हम हमारे जमीर का सौदा नहीं करेंगे, हम बेकरी वाले को वोट देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का काम करने वाले को उम्मीदवार हमारे बीच खड़ा है, हम उनको देंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एहतशाम बेकरी वालों का साथ दे। इंशाअल्लाह पूरे मालेगांव शहर में इससे नुमाया वार्ड आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मालेगांव वार्ड नंबर 15 डी डिवीज़न से इलेक्शन लड़ने वाले एहतशाम बेकरी वाले के सपोर्ट में बुलाया गया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से। असल में हमने एहतशाम बेकरी वाले को AB फॉर्म दिया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। कुछ टेक्निकल वजूहत इंडिपेंडेंट RO ने इंडिपेंडेंट करार दे दिया, उस वजह से हमें अभी एहतशाम बेकरी वाले को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सपोर्टेड कैंडिडेट के हिसाब से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। उसके पीछे क्या है, कोई पुख्ता जवाब तो हमें मिला नहीं है कि फॉर्म किस वजह से रिजेक्शन और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अपक्ष कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। असल में यहाँ पर एहतशाम बेकरी वाले का कई सालों से हम लोग देख रहा है। हम लोग पहले भी जो है मालेगांव विज़िट किए थे, कई मरतबा इनसे रब्ता हुआ, इनका काम भी हम लोगों ने देखा है। अभी आप यहीं से नज़र बैठे बैठे नज़र फिराएंगे इस हॉल के अंदर, इनके बहुत सारे काम जो फ्री में लोगों के वेलफेयर के लिए जो किया जा रहा है आप लोगों के आंखों के सामने है, कहीं दूर ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सवाल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हाल में जो केरला में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग का अकेला 3206 सीटें आई। 2010 में 2000 से कम सीटें थे। उसके बाद जब जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग का सीट्स जो है बढ़ता गया और इस इलेक्शन में 800 से ज़्यादा सीट का बढ़ोतरी मुस्लिम लीग के लिए हुआ। क्योंकि मुस्लिम लीग सिर्फ वोटों की सियासत नहीं करते हैं, मुस्लिम लीग जो है लोगों के वेलफेयर के हिसाब से काम करते हैं। एजुकेशन में, हेल्थ में मुस्लिम लीग के साथ बहुत बड़ा एक कैडर है केरला के अंदर। अभी आपको पता होगा हाल में वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, 500 घर जो है 500 फैमिली बह गया। 24 घंटे के अंदर हज़ारों की तादाद में वहाँ पर हमारे वाइट गार्ड्स को जमा करवाया गया और वो लोगों ने 10,000 लोगों के लिए कम्युनिटी किचन बना करके वहाँ से लोगों का काम शुरू किया। केरला के अंदर अभी तक हुकूमत ने जो है उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन का काम नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने 100 फैमिली को घर रख के, मतलब घर बना के देने का काम शुरू कर लिया, जगह खरीद लिया, फाउंडेशन का काम शुरू हो गया। उतना ही नहीं, जो लोग गाड़ी चला रहे थे उनको गाड़ी दिलाया और जो उनका रोज़ी रोटी के जब मसला था वो सब उनको करके दिया। तो कहने का मतलब ये है, एहतशाम अकेला यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। एहतशाम का पीछे मुस्लिम लीग का 5 MP है, 16 MLAs है
और 3000 से ज़्यादा जो लोकल बॉडी मेंबर्स, उसमें बहुत सारे पंचायत है, कॉरपोरेशन भी है। गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग बहुत सही तरीके से लोगों का कल्याण के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए, जो पसमानदा तबका है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एजुकेशन के ज़रिए, स्किल के ज़रिए बहुत अलग अलग तरीके से, और जो यूथ, खास करके जो यूथ जो बहक जाते हैं उनको रेडिकलेशन से बचाने के लिए, उनका अभी जो एकदम पूरा महाराष्ट्र में बड़े बड़े शहरों में नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, ऐसे चीज़ों से भी, ऐसे हरकतों से भी, आदतों से भी नौजवानों को बचा के रखने के लिए मुस्लिम लीग बहुत सारे काम करते हैं। जैसा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, और आपको पता है कि एहतशाम खुद एक वॉलीबॉल चैम्पियन रह चुका है, ग्रेजुएट है। इसीलिए हमें भी बहुत खुशी है कि एहतशाम जैसा एक होनहार नौजवान पढ़े लिखे कैंडिडेट मुस्लिम लीग के बैनर पर आने की कोशिश किए और टेक्निकल तरीके से जो अभी इंडिपेंडेंट हो गया। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि केरला के एक मॉडल हम लोग यहाँ पर पेश करने हमें मौका मिलेगा। एहतशाम का जीत पक्की है। आप लोगों के सबके जो है माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कौम के जज्बात से खेलने वाले लोग जो है सियासत में तरक्की बहुत कर जाते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं रहता। तो फिर थोड़ा सा वक्त के लिए वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसका बाद में उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एहतशाम के ज़रिए हम लोग इस वार्ड में एक मॉडल, केरला के अडॉप्टेड एक मॉडल वार्ड के तरीके से हम लोग इधर काम करेंगे। डायलिसिस सेंटर्स लाएंगे, हेल्थ सेंटर्स लाएंगे, एजुकेशन की तरफ। हमारा एक कॉरपोरेटर महाराष्ट्र के अंदर जो आज मुस्लिम लीग का महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट है, 2 बार नागपुर से कॉरपोरेशन में जीत के आया। वहाँ पर महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने केरला से जीआर ला करके वहाँ पर शुरू किया। 14 बच्चों के साथ में स्टार्ट किया भाड़े की जगह पर। आज कम से कम 8 करोड़ से ज़्यादा फंड ला करके वो जगह जो है 4 माले का बन गया। 1600 से ज़्यादा बच्चा वहाँ पर फ्री में पढ़ रहा है, और उस बिल्डिंग में पहले बार लिफ्ट भी लगवा दिया। तो कहने का मतलब ये कि केरला में 100% एजुकेशन है। केरला के जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, सब मुस्लिम लीग के या मुस्लिम लीग के लीडर्स के बनाए हुए हैं। तो मुस्लिम लीग का केरला का एक मॉडल है। वो मॉडल जो है, हमें एक खुशी ये है, एक पढ़े लिखे नौजवान के ज़रिए वो मॉडल भी हम लोग यहाँ पर आपके सामने पेश कर सकेंगे। इसलिए आप पूरे इनके वार्ड के पूरे लोगों से हमारी गुजारिश है, आप लोग एहतशाम के साथ साथ एक केरला मॉडल जो तरक्याती मॉडल है, एजुकेशन के मॉडल है, हेल्थ के मॉडल है, और पूरे दुनिया में केरला जो है मशहूर है इस चीज़ के लिए, हमें भी एक मौका दे यहाँ पर एहतशाम के ज़रिए हम लोग पूरा मॉडल्स को यहाँ से पेश करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा सबसे, आप ये तय करें, एहतशाम चुन कर आए और आपके तरक्याती काम में हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम जो बॉम्बे से यहाँ तशरीफ़ लाए, इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि हम एक ऐसे आप शख्स को इंतखाब करना चाह रहे थे मालेगांव से, जो आपके बीच में रहकर इस हल्के की नुमाइंदगी कर सके और आप लोगों के मसाइल में हल करे। मिली कौमी मसाइल के हमेशा काम करने वाला शख्स एहतशाम बेकरी वाले के नाम से जाना जाता है। पिछले 7-8 साल से हम मुसलसल उनके कांटेक्ट में हैं। हम देख रहे हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, सियासी समाजी सारे काम वो कर रहे हैं, और एक मुखलिस इंसान है जो खुद कफ़ील भी है और चाहता है कि मैं कुछ फलाह बहबूदी के काम इस हल्के के लिए करें। तो मैं आप इस हल्के के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खुसूसी तौर पर मीडिया वालों से भी, कि एहतशाम बेकरी वाले की मदद करें और इस हल्के से उन्हें कामयाब करें। मौजूदा हालात के अंदर ये कोशिश हो रही है कि मुसलसल नुमाइंदगी मुसलमानों का कम किया जाए, अपोजिशन का खात्मा कर दिया जाए, जमहूरियत का गला घोटा जाए। इस इलेक्शन में लोकल बॉडीज़ के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 68 से 70 लोग अनअपोज चुन लिया गया है।
जो इस जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लोगों को 5 करोड़ देकर बिठाया गया है, लोगों को डराया धमकाया गया। महाराष्ट्र का स्पीकर खुद लोगों को धमकाने का वीडियो आपने देखे होंगे। एक जगह सोलापुर पे एमएनएस के कैंडिडेट को 5 करोड़ दिया गया, तो उसने जब लेने से इनकार किया और कहा कि मुझे तो फाइट करना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसकी आँख के अंदर मिर्ची की बुकी डालकर उसके बाद में उसका मर्डर किया गया। ये ऐसी सियासत बहुत ख़तरनाक है। यहाँ कोई जमहूरियत का नाम की कोई चीज़ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस मुल्क की अक़लियत के लिए। आपने देखा होगा अब 24 दिसंबर को रायपुर के अंदर एक मॉल के अंदर बजरंग दल वाले घुसकर वहाँ पर पूरा तोड़फोड़ किया गया। उनके मज़हबी रस्म रिवाज के मुताबिक उन्हें वहाँ पे सेलिब्रेशन करने नहीं दिया गया। उसके बाद बहुत जद्दोजहद करने के बाद उनको हिरासत में लिया गया। उस हिरासत में लेने के बाद 24 तारीख से 27 तारीख तक बजरंग दल वाले पुलिस स्टेशन का धरना दिया, चक्का जाम किया, मुतासिर करने की कोशिश की गई, और उसके बाद उन्हें कोर्ट ने ऐसे केस बना दिए कि जैसे कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दिया गया। कल ही रात को उन लोगों को ज़मानत पे छोड़ दिया गया। उसके बाद उनका बाकायदा जुलूस निकाला गया, पूरे शहर के अंदर घुमाया गया। ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया के लिए कप लेके आया। उस तरह के शान और शौकत के साथ उनके जुलूस निकाला जा रहा है। सोचिए ऐसे हालात में हम क्या करें। हम लोग तमाम लोगों को यहाँ एक मज़लूम लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है, और हमारी नुमाइंदगी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ हमारी नुमाइंदगी की हम बात करते हैं, तो जब तक हमारे लोग हमारे जगह पर मौजूद नहीं होंगे तो हमारे मसाइल हल कैसे होंगे। आप मालेगांव के सड़क देख रहे हैं, कितना खस्ता हालत में सड़क है, साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, और जो बेसिक नीड्स है उसकी भी यहाँ कहीं फुकदान नज़र आ रहा है मुझे। क्या हमें अच्छे घर में रहने का हक़ नहीं है? क्या हमें अच्छे गार्डन में जाने का हक़ नहीं है? क्या हमें अच्छे पब्लिक टॉयलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे हल्के में हमारे नौजवानों के लिए जिम होना ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे हल्के में बच्चों की तालीम के लिए स्टडी सर्कल बनाना ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे हल्के में स्किल डेवलपमेंट के नाम से हमारे लोगों को रोज़गार का फराहम करे या रोज़गार का माहौल तैयार करे? क्या कोशिश नहीं होना चाहिए? क्या हमारे हल्के से यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए बच्चों को तैयार नहीं कराना चाहिए? क्या हमारे हल्के से पुलिस भर्ती हो या और कहीं भर्ती हो, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें शरीक नहीं होना चाहिए? क्यों हमारा मुकद्दर पंचर वाला है? क्यों हमारा मुकद्दर होटल वाला है? क्यों हमारा मुकद्दर जो है ऑकर्स का है? क्या हमें इसमें सोचनी चाहिए? क्या हमें अपने आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए? कितने साल गुजर गए, आज़ादी के बाद तक हमने बेसाखी के साथ किसी और पार्टी के को तकिया करके बैठे हुए हैं। अपने आप को अपनी ताकत बनाने की कोशिश नहीं की गई, अपने पैरों पे विश्वास नहीं किया हमने। हमारे एतमाद को क्या हुआ है? आज नौबत यहाँ तक पहुँचा है, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर हमारी बहन के हिजाब को नोच रहा है, और हम बेगैरत की तरह देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई गैरतमंद इंसान नहीं है जो इस बात के ऊपर एहतजाज करे और कौम को एक जगह जमा करे। क्योंकि कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमारी माँ बहनों के ऊपर आँख उठाने का। आज एक चीफ मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर रहने वाला चीफ मिनिस्टर हमारी बहन, हमारी बेटी के हिजाब तक उसका हाथ पहुंच गया है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क और हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए सारी तफरीक को मिटाकर हमें एक होने की ज़रूरत है। अगर हम जब एक होएंगे, हमारा वोट एक बॉक्स के अंदर जाएगा,
5 उंगली मिलाकर एक मुट्ठी बनाने के मज़दाक अगर हम काम करेंगे, एक मुट्ठी बन जाएगा तो हम जब जाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पैसे की चलन इतना हो रहा है इलेक्शन में कि लोग बिक जा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके ज़मीर को ख़रीदा जा रहा है, आपके 5 साल के मुकद्दर को ख़रीदा जा रहा है। कोशिश कीजिए कि आपको जो है ख़रीदार या बिकने वाली चीज़ नहीं बनना है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो पैदा किया है वो हुकूमत करने के लिए, लोगों की पुरसाई के लिए, लोगों के काम करने के लिए, मुल्क से मोहब्बत करने के लिए हमें बनाया है। हमें इस तरह चंद सिक्कों के लिए अपने आप को बेचना नहीं है, बल्कि एक अच्छा हिंदुस्तानी और एक अच्छा मुसलमान बनना है। इसके लिए आप मुस्लिम लीग का इस परचम को तामे रखिए और कोशिश कीजिए। जो मॉडल केरल में काम किया है, जो 75 साल में 1952 से लेके 2025-26 के 4 तारीख तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट जब से बना आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट मुस्लिम लीग के एमपी से खाली नहीं रहा। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक क़यादत को मानने पर, एक क़यादत पर लब्बैक कहने पर, एक क़यादत के पीछे खड़े होने पे। इस तरह हम खड़े रहेंगे तब जाके हमें कामयाबी हासिल होगा। जय हिंद, जय मुस्लिम लीग। जमहूरियत वो तर्द हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत वो तर्द हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो जमहूरियत जो है ये हमको मेजॉरिटी का नाम हुकूमत है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो असम्बली हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट हो। ऐसी जगह पहुंचकर अपने मसाइल को रखना, अपनी बात को रखना, ये भी एक जुरातमंदी का काम है, होशमंदी का काम है, अक्लमंदी का काम है। और जब तक कि हम जुरातमंद इंसान को वहाँ नहीं भेजेंगे, तब तक हमारे मसाइल को कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि ज़माना किसी बहरे की कहानी नहीं सुनता, ज़माना किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनता। मेरे भाई समझ लो ये बात। एहतसाम बेकरी वाला जो है ये महल्ले में बहुत सारे काम किए हैं और माशाअल्लाह आज भी चल रहा है। उनकी शनाख्त जो है समाजी, तालीमी, माशरती इस्लाह की तरफ हमेशा से रही है। नौजवान है, होतकरू है और काम करने का जज्बा है। आदमी जो है जब ये जज्बात रखता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, वरना बहुत से लोग इधर उधर मोहल्ले के आए और चुनकर यहाँ से गए, फिर हमने उनकी शक्ल नहीं देखी 5 साल तक। तो इंतज़ाम जो है एक होतकरू इंसान है, जज्बाती इंसान है, होशमंद इंसान है, अक्लमंद इंसान है। इसलिए इसको अगर हम अपने वार्ड से चुन कर देंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इस वार्ड के लिए काम करेंगे। और ऐसे भी वो इन्हें अपनी बात हमेशा हर मंच पर, मामलेदार ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो या कमिश्नर का ऑफिस हो, वहाँ भी वहाँ जाकर अपनी बात को रखते हैं। 12 हम अखबारात में देखे उनका फ़ोटो, वहाँ लड़ते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहने वाले इंसान को अगर हम अपने मसाइल बताकर वहाँ रवाना करेंगे तो मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं इंडियन लेवल की बात नहीं करता, मैं मुल्क लेवल की बात नहीं करता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एहतसाम बेकरी वाला जो है अपने हल्के से नुमाइंदगी जब करेंगे तो वो यकीनन अपने महल्ले को फ़ायदा पहुँचाएँगे और अपने महल्ले के मसाइल को हल करेंगे। रह गया सियासत और इलेक्शन, इसमें नौजवानों की ज़रूरत होती है, नौजवान ही इलेक्शन लड़ते हैं। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी नहीं लड़ता, रिटायर आदमी नहीं लड़ता। तो नौजवानों को चाहिए कि सही बात का साथ दे, हक बात का साथ दे
और नौजवानों को हौसला अफजाई करें। अगर नौजवान मैदान में आ गए तो फिर काया पलट सकती है, इनकलाब आ सकता है ना। ये अलग बात है कि हालात आएंगे, मुश्किलात आएंगी, लेकिन इंसान को डरना नहीं चाहिए। हालात, अफलास, भूख और प्यास का मंजर भी आएगा, अफलास, भूख और प्यास का मंजर भी आएगा। 2-4 घर के बाद मेरा घर भी आएगा। तू अकेला ही सही अपनी पहचान तो बना, तुझको सलाम करने समंदर भी आएगा। खुदा हाफिज। नहीं छोड़ा। एक बात पहले, ये जो सवाल इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले 12 नवंबर का हादसा हुआ, उससे 1 महीना पहले हमने मुस्लिम लीग की सदारत ली थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद 12 नवंबर को जो एक हादसा हुआ, जिसकी वजह से 18 नवंबर को हमारा प्रोग्राम था, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम के 4 एमपीज यहाँ पर आने वाले थे और वो ऐलान करने वाले थे कि 50 लाख रुपए का एक ब्लड बैंक हम मालेगांव शहर को देंगे। इस तरीके की बातें हुई। ये सारी चीजें होने के बावजूद फिर एक वक्फा गुजरा, फिर हमारा जो भी प्रोग्राम था वो पोस्टपोन्ड हुआ। तो ये सारी चीजें चली। फिर बोलते हैं ना कि जब एक इंसान बुलंदी की सीढ़ी चढ़ने लगता है तो मुनाफिकीन की फौज आकर उसको खींचती है। तो इस तरह कई लोग आकर मुझको इस तरह से डाइवर्ट किए। तो ये उसकी सही एग्जांपल है और ये सही जवाब है कि कई लोगों ने मुझे गुमराही की तरफ, क्योंकि सियासत का एक्सपीरियंस हमको नहीं है। वो इलाका है जहाँ से माजी में समीउल अंसारी मुस्लिम लीग उम्मीदवारी के चुनकर आए थे और गुलाम महमूद बनाद वाला चौक के इसी इलाके में है। तो क्या तारीख दोहरा पाएगा वो दौर? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मेरे वोटर से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ये बयान कर सकता हूँ कि वार्ड के मालेगांव शहर के अंदर मेरे जीतने के बाद ऐसा वार्ड पूरे मालेगांव शहर में नज़र नहीं आएगा। जो कोशिशें और जो हमने लाए अमल और मैनिफेस्टो बनाया है, हाँ, जो पार्टी का सपोर्ट हमारे साथ है, उन्होंने ये भी कहा कि वक्त तो आने पे हम 1-2 एमपीज जो है इलेक्शन से पहले आपके लिए यहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि एक अच्छा उम्मीदवार कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या है कि एक एमपी हमारे लिए यहाँ पर आए। वार्ड का इलेक्शन है, डाइस पर नेशनल लेवल के लीडरान मौजूद है। मुस्लिम लीग के जो मुकामी जिम्मेदारान थे, जी जी, आपके शना बताना चाहिए। हाँ, हाँ, वो उनकी असल में उनसे राब्ता हुआ, उनके जो वकील साहब, उनके लड़के, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन मसला यह है कि उनकी तबीयत, और हमदानी सर भी जो हमारे सरपरस्त थे वो भी जो है बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, और समीउल्लाह अंसारी साहब भी बीमार है। हम उनसे राब्ते में, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। शहर में बहुत से आज़ाद उम्मीदवार है जिन्हें शहर में मुकामी पार्टी हिमायत दे रही। मिसाल के तौर पर रिजवान साहब को मुफ्ती साहब की हिमायत है। आप भी किसी बड़े लीडरान से हिमायत ले सकते थे, आखिर मुस्लिम लीग का परचम? देखिए, बात हिमायत की नहीं है। मैंने ये कहा ना कि जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, जो आजी माजी के जो लोग हैं, उनकी अगर इश्यू उठा कर उन्होंने ठेकेदारों को पसंद किया, उनको कान के नीचे के लोग चाहिए, जो उनसे ऊपर जाकर मंत्रालय नुमाइंदगी कर सकता, जो शहर को फैजियाब कर सकता। ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए। ये असली हिस्ट्री है उन लोगों की।